एजुकेशन वायंस में आपका स्वागत है। तो हम मतलब टीजीटी, पीजीटी, नेट और एलटी की जो मतलब अभी करंट में आने वाली है उसके लिए जो हमने फिजिकल एजुकेशन के लिए जो मतलब अभी स्टडी स्टार्ट की है उसमें हमने सबसे पहले क्या लिया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में मैं मतलब आपको बताऊंगी। मतलब ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मतलब इसका जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो सबसे मतलब बड़ा जो होता है वो क्या है, सेल कोशिका। इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कोशिका को हमने लिया है। कोशिका मतलब क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की है, या कोशिका की मतलब ये हमारी बॉडी की क्या यूनिट होती है, इकाई होती है, ऑर्गन क्या होता है, ये इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सेल सबसे पहले यही हो जाता है कि सेल क्या है। सेल ये इंग्लिश वर्ड है। सेल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोशिका। इसका जो टेक्निकल नाम है, तो टेक्निकल सेल का क्या नाम है, साइटो। सेल का टेक्निकल नाम है साइटो, और इसकी जो स्टडी है साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। साइटोलॉजी ये टिक कर लीजिएगा, ये आता है। सेल की जो स्टडी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, तो साइटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। फिर हमने मतलब नेक्स्ट है, तो अब पूछ लेते हैं कि सेल की खोज किसने की है। तो सेल की खोज किसने की है, खोज ये सब जानते हैं कि सेल की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की। अब ये कब की, 1665 ईस्वी में की। इन्होंने कैसे कोशिका को खोजा, जीवित कोशिका को खोजा या मृत कोशिका को खोजा। तो रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका को, जिस कोशिका में जीवन है उस सेल को नहीं खोजा था। रॉबर्ट हुक ने कैसे कोशिका को खोजा था, मृत कोशिका को खोजा था। मृत कोशिका का खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। फिर भी मतलब सेल का जो खोज है तो इन्हीं को ही माना जाता है कि सेल की खोज किसने की, चाहे इन्होंने मृत कोशिका को खोजा हो या चाहे जीवित कोशिका को खोजा हो। इन्होंने चाहे जैसी कोशिका को खोजा हो, मतलब इस सेल का खोज में अगर आ जाता है तो आपको रॉबर्ट हुक ही लगाना है। फिर है लिविंग सेल, मतलब जिस कोशिका में जीवन होता है। तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, एंड्रोलियन तो मतलब जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो एंटोनियन लीवेनहुक ने खोजा था। अब ये कब खोजा था, एंटोनियन लीवेनहुक ने इसको कब खोजा था, 1972-74 में। फिर है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब कोशिका का सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व श्वान। दो मनोवैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन, दूसरे का नाम था श्वान। दूसरे का क्या नाम था, श्वान नाम था। अब इन्होंने मतलब कोशिका थ्योरी दी। अब पूछ लेगा कि इन्होंने जो कोशिका की जो थ्योरी है तो इन्होंने जो कब दी, तो 1938-39 के बीच में इन्होंने सेल थ्योरी दी। अब पूछ लेता है, पहला क्वेश्चन है इसलिए कि स्लाइडेन कौन थे और श्वान कौन थे। तो स्लाइडेन जो थे वो क्या थे, वनस्पति शास्त्री थे। स्लाइडेन कौन थे, वनस्पति शास्त्री थे, ये जीव वैज्ञानिक थे। श्वान कौन थे, एक जीव वैज्ञानिक थे, और स्लाइडेन थे वनस्पति शास्त्री। अब नोट जो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में मतलब किस में बताया, तो रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सेल के बारे में बताया। कौन सी पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया पुस्तक में सेल के बारे में बताया। फिर 1972 में लीवेनहुक ने सर्वप्रथम कैसी कोशिका को खोजा था, तो जीवित कोशिका को खोजा था। तो इन्होंने सबसे पहले जीवन किस कोशिका में देखा, किस में देखा, तो सबसे पहले इन्होंने आरबीसी
जीवाणु, शुक्राणु में सर्वप्रथम इन्होंने कोशिका को देखा। फिर अब न्यूक्लियस की खोज, केंद्रक, जो केंद्रक कोशिका का जो मेन सबसे बड़ा मतलब मेन पार्ट होता है, मेन होता है, ये सबसे बड़ा होता है। तो जो केंद्रक की खोज है किसने की थी? पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। इन्होंने केंद्रक को कहाँ पर खोजा? तो इन्होंने पौधों की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। किसने की? पौधों की जड़ों की कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। फिर सभी जीवों का जो निर्माण होता है, सभी जीवों का जो भी चल फिर रहा है, जो जीव जंतु में जीवन है, उन सब का निर्माण किससे होता है? तो कोशिका से होता है, सेल। फिर ये कोशिकाएं जीवों की शरीर की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, मतलब रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। फिर 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने बताया कि एक सेल से दो सेल कैसे बनता है, सेल डिवीजन में सेल के निर्माण कैसे होता है, एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं। तो ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव ने बताया। कब बताया? 1855 ईस्वी में बताया। फिर नेक्स्ट है कि ओवरऑल, मतलब सब में सबसे छोटी सेल किसकी होती है? तो सबसे जो छोटी सेल होती है वो माइक्रोप्लाज्मा की होती है, जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ कहते हैं, ये बैक्टीरिया होता है जिसका साइज होता है 0.1 माइक्रोग्राम। कितना होता है इसका साइज? 0.1 माइक्रोग्राम। 0.1 माइक्रोग्राम होता है। और ओवरऑल में ही है ये दोनों क्वेश्चन की सबसे छोटी सेल किसकी होती है और सबसे बड़ी सेल किसकी होती है। तो सबसे जो बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच की होती है, जिसे हम शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। अब हम ह्यूमन में लेंगे कि ह्यूमन में सबसे छोटी सेल क्या होती है। तो ह्यूमन में जो सबसे छोटी सेल होती है वो होता है स्पर्म, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? ये तो मेल में पाया जाता है। फिर दूसरा है कि सबसे बड़ी सेल, तो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है ओवम की, जिसे कहते हैं अंडाणु। अंडाणु कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? तो ये फीमेल में पाया जाता है। फिर है सबसे लंबी सेल, तो सबसे जो लंबी सेल होती है वो न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल होती है जो कहाँ होती है? ब्रेन में। ब्रेन में होती है। इनमें सेल डिवीजन नहीं होता है। ब्रेन में क्या है? सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर हमारे ब्रेन में कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें क्या है? कोशिका का जो विभाजन है वो नहीं होगा। जिस जगह की वो कोशिका अगर मतलब मृत हो जाती है, मर जाती है, तो व्यक्ति मतलब डेड हो सकती है। अब फिर भी लेकिन हमारे मतलब न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होने पर भी क्या है? ब्रेन कैंसर बीमारी, मतलब जब और ब्रेन कैंसर बीमारी कैसे होती है? जब अनकंट्रोल सेल हो जाती है, मतलब सेल की जो संख्या है वो अनियंत्रित हो जाती है, तब मतलब ब्रेन कैंसर की बीमारी होती है। फिर भी हमारे ब्रेन में तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे ब्रेन में क्या है? ब्रेन कैंसर की जो बीमारी है वो होती है, क्योंकि इसमें जो 90% सेल होते हैं उनमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसमें 10% सेल में क्या है? सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या है? ब्रेन कैंसर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन में ही है बिग ऑर्गन, मतलब जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या होता है? हमारी बॉडी में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्किन, त्वचा होती है। त्वचा ये मतलब हमारी बॉडी का कितना % भाग कवर करती है? तो ये हमारी बॉडी का 6.10% भाग कवर करती है। कितना भाग कवर करती है? 6 से 10% भाग कवर करती है। अब इसमें बिग ऑर्गन हो गया। फिर है स्मॉल ऑर्गन, सबसे मतलब जो छोटा होता है तो वो क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल, जिसे पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं। ग्लैंड्स का अर्थ हिंदी में ग्रंथि होता है, जो गांठ के आकार का होता है। जो पीनियल ग्लैंड है इससे मतलब 2
हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें हम सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं। इससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, तो इससे मतलब आपको लिख देना है यहाँ पर कि 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, सेरोटोनिन और दूसरा है मेलाटोनिन। ये दोनों हार्मोन स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं, तो हमारे फीमेल ग्लैंड से स्रावित होते हैं। अब वही पूछ लेता है कि बिग ग्लैंड क्या है, तो बिग ग्लैंड मतलब बड़ा ग्लैंड, बड़ी ग्रंथि सबसे क्या होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, जिसमें इसमें क्या है, तेज विभाजन होता है। सबसे ज्यादा तेज विभाजन हमारी बॉडी में किसमें होता है, लीवर में होता है। अगर हमारे लीवर में कोई मतलब चोट वगैरह या कुछ भी हो जाता है तो क्या वो अपनी क्षतिपूर्ति तुरंत कर लेता है, वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। अगर मतलब कोई भी व्यक्ति अगर जहर का मतलब जहर अगर खा लेता है तो हमारे मतलब किसका चेकअप होता है, लीवर का ही चेकअप करवाया जाता है। सेल के अंदर जो भरे होते हैं कई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, जो भी मतलब इसके अंदर भरा होता है उनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और हिंदी में क्या कहा जाता है, उनको कोशिकांग, क्या कहा जाता है, कोशिकांग। जो सेल के अंदर भरे होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब सेल, ये सेल है और ये बीच में क्या होता है, केंद्रक। तो जो केंद्रक के जो बाहर भरा होता है, ये केंद्रक के जो बाहर इधर भरा होगा ये सब कुछ, ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, इसे केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक के अंदर जो भरा होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के बाहर होगा, तो से अब फिर न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म बराबर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जैवद्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, जिसको क्या कहा जाता है, जैवद्रव्य। जैवद्रव्य कहा जाता है। फिर आ जाएगा कि सबसे इधर ही मतलब 2 और आप लिख लीजिएगा कि जो मतलब स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब जो एंडोक्राइन मतलब अंदर स्रावी ग्रंथि में जो सबसे स्मॉल होता है वो फीमेल ग्लैंड होता है, और सबसे मतलब बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है। इसके बाद हम देखेंगे सेल की मीनिंग, कि सेल की मीनिंग, सेल का क्या अर्थ होता है। तो पहला क्वेश्चन यही बना होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपको एग्जाम पे हुबहू यही लाइन मिलेगी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है, सेल को कहा जाता है, टिश्यू को कहा जाता है, मसल्स को कहा जाता है, या अलग एक ऑप्शन रख दिया जाएगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको कहा जाता है, सेल। आपको सेल पे ही जाना है कि बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि हमारी बॉडी की एक यूनिट इकाई होती है, कई सेल मिलकर ही मतलब कई सारी सेल मिलकर ही एक ह्यूमन का निर्माण करती है। फिर कई प्रकार के जीवों में एक ही सेल होता है। अब जिसमें एक सेल होता है वो यूनिसेलुलर हो जाएगा, यूनिसेलुलर होता है। और मानव बॉडी में कई सेल पाए जाते हैं, तो मानव बॉडी को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर। अब यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में लाइनों को इनको लिखना है। सेल को जीवन की कैसी इकाई हम कहते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो जाइगोट सेल से होती है। जाइगोट कैसे बनता है, तो जाइगोट कैसे बनता है,
जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो जाइगोट की उत्पत्ति होती है। ओवम जब मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट की जो आकृति होती है ये आलपन की तरीके होती है। जब हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो गर्भावस्था के अंतर्गत हम जाइगोट का मतलब पूरा डिफाइन करेंगे कि जाइगोट का कैसे निर्माण होता है, वो कैसे किस स्टेज में मतलब चेंज होता जाता है। सेल की जो संरचना व बनावट होती है वो कार्य के अनुसार होती है। सेल जो कार्य करती है उसके अकॉर्डिंग उसकी बनावट होती है। इसको जीवन की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। पहले भी इसको बोला गया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जो सेल का नेक्स्ट पार्ट है